हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और घर पे सेफ होंगे। आज मैं आप लोगों को जीके पढ़ाने वाला हूँ, चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है डिस्ट्रक्टिव मोड ऑफ नेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम ये है डिस्ट्रक्टिव मोड ऑफ नेचर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ प्रकृति का विनाशकारी मिजाज। ठीक है। अगला लाइन ये कहता है उसके नीचे कि वी ह्यूमन बीइंग्स आर पार्ट ऑफ नेचर। आप लोग बच्चों, आपके नीचे एक ब्लैक कलर का कर्सर होगा, उससे आपको ये पता चलेगा कि मैं कौन से लाइन पे हूँ और कहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है। आपको भी समझ आना चाहिए ना कि मैं क्या बता रहा हूँ, कौन से लाइन में हूँ। ठीक है। तो आपको कर्सर पे ध्यान देना है। कर्सर जहाँ जहाँ मेरा जाएगा मैं वहाँ रहूँगा। कहता है वी ह्यूमन बीइंग्स आर पार्ट ऑफ नेचर। कहता है हम इंसान प्रकृति का हिस्सा हैं। नेक्स्ट कहता है वी मस्ट टेक केयर ऑफ नेचर। हमें प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। अगली कहता है बिकॉज आवर वेल बीइंग्स डिपेंड्स ऑन इट। कहता है कि हमें प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमारी भलाई इसी पर निर्भर है। यानी कि प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो हमारी भलाई होगी। प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे, नुकसान कहीं ना कहीं खुद का होना है। जैसे कि आप लोग कहते हो ना कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, यानी खुद का नुकसान करना। फिर कहता है कि नेचर इज़ ऑलवेज मूविंग एंड चेंजिंग। कहता है कि प्रकृति हमेशा चलती और बदलते रहती है। यानी कि आप लोगों को पता है कि पृथ्वी जो है घूमता है। ठीक है, चारों ओर घूमता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। अगला लाइन ये कह रहा है हज़ार्ड अ डेंजरस कंडीशन और इवेंट। हज़ार्ड का मतलब ये होता है जोखिम। ठीक है। मैं एक्चुअली बच्चों मैं आपको पूरी लाइन पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद एक बार बताता हूँ, तो शायद मेरे ख्याल से और अच्छे तरीके से दिमाग में आप लोगों को अटेगा। ठीक है, मैं पहले लाइन पढ़ लेता हूँ। कहता है हज़ार्ड इज़ अ डेंजरस कंडीशन और इवेंट, नेचुरल और मैन मेड, that could cause injury, loss of life, or damage to property, livelihood, or environment. A hazard could be a natural hazard like earthquake, volcanic eruption, tsunamis that are exclusively of natural origin, landslide, floods, droughts, and fires are socio-natural hazards since their causes are both natural and man-made. These phenomena affect almost the entire earth. कहता है इसका मतलब ये हुआ बाबू, ठीक है, कि कहीं ना कहीं प्रकृति जो है हम पे, चाहे तो हम प्रकृति का ख्याल अगर रखेंगे तो प्रकृति मेरा ख्याल रखेगी। जैसे कि आपको पता होना चाहिए आपके पास की कोई चीज़ सामान है, ठीक है, तो उसको लॉन्ग लास्टिंग कहाँ तक यूज़ करना, किस तरीके से यूज़ करना, वो आपको अच्छे तरीके से पता है कैसे उसका केयर करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके पास कोई मोबाइल तो होगा, आज के ज़माने में सबके पास मोबाइल है, महंगे में भी मोबाइल होती है, किसी पास नॉर्मल मोबाइल भी होती है। तो आप किसी भी सामान का जिस तरीके से इज़्ज़त दोगे तो सामान भी आपकी इज़्ज़त करेगा। अच्छे से रखोगे ज़्यादा दिन चलेगा, ठीक है, लापरवाही से करोगे तो जल्दी ख़राब होगे। ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से कहता है कि आज जो है हम लोग हैं ना प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल के ज़माने में सिर्फ इंसान अपने लिए जी रहा है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। कैसे? क्योंकि आज जो है जंगलों की कटाई की जा रही है। किस लिए?
कंपनीज़ बनाने के लिए, वहाँ फैक्ट्री डालने के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए, यानी कि जंगल काट रहा सिर्फ अपने इनकम के लिए, और ये नहीं सोच रहा कि जब जंगल ही नहीं रहेगा तो ये आपकी इतनी प्रॉपर्टी क्या काम देगी। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मनुष्य को जीने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है। सबसे अहम चीज़ क्या है? अगर ऑक्सीजन हम लोगों को नहीं मिलेगा तो हम लोग एक सेकंड भी ज़िंदा नहीं रह सकते। वो ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से? वो ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधे से मिलेगा, और हम लोग कर क्या रहे हैं? पेड़ पौधे की कटाई कर रहे हैं ना। तो इस लाइन में यही दर्शा रहा है कि हम लोग जो है केयर नहीं कर रहे प्रकृति का, जिस कारण से प्रकृति अब हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है पुराने ज़माने में होता क्या था कि हर चीज़ एक सिस्टमेटिक ढंग से होता था। बरसात टाइम पे होती थी, ठंडी टाइम पे होती थी, गर्मी टाइम पे होती थी, सबका एक फिक्स टाइमिंग बंधा हुआ था। फसल अच्छी होती थी, फसल कभी बर्बाद नहीं होती थी। और अब के ज़माने में देखिए कि अब जो है टाइम टू टाइम नहीं होता है। जब गर्मी आना होता है तो ठंडी होने लगती है, जब ठंडी आने होता है तो गर्मी लगने लगती है। आदमी बारिश का इंतज़ार करते रहता है, बारिश होती नहीं है, और जब इंतज़ार नहीं करता है तो इतनी होती है कि बाढ़ आ जाती है। तो जिसमें अभी इस लाइन में ये भी दर्शाया गया है कि कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं एकदम ही सुखाड़ हो गया, पानी आया ही नहीं, जिस कारण से आदमी की मौत हो गई। आप लोगों को जैसे कि पता होगा कहीं कहीं आदमी जो है एक पानी की बूंद के लिए तरस जाता है। वहाँ इतनी सुखाड़ है कि 2-2 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर दूर आदमी जा करके पानी लेके आता है। सोच लीजिए अब और जो है कि आप लोगों के पास तो पानी की कमी है ही नहीं, लेकिन आदमी उसका केयर नहीं करता। आजकल देख ही रहे हो सरकार क्या आंदोलन चला रही है कि सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी। किस लिए? क्योंकि उनको पता है कि आगे दिन होना क्या है। जब हम आज सतर्क नहीं होंगे तो आगे ऐसे ही मरने वाले हैं। तो अब जा कर के उन लोगों को समझ आ रहा है कि हाँ, पेड़ लगाओ। आप लोग अभी कुछ ही दिन पहले, ठीक है, वृक्ष लगाओ अभियान में निकले थे, जो मानव श्रृंखला बनाए थे। किस लिए बनाए थे? आदमी को जागरूक करने के लिए कि आदमी जाके, ठीक है, अपने हर एक बर्थडे पे एक पेड़ लगाए, ताकि, ठीक है, फिर से हरियाली हो। ठीक है, तो लीड बाय थ्री अगले पॉइंट्स में हम लोग आते हैं। पहला वाला पॉइंट क्या कह रहा है वो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। हाँ, तो वो तो था डिटेल, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला पॉइंट ये है, कहता है व्हाट डू द साइंटिस्ट समटाइम्स प्रिडिक्ट बाय वाचिंग द प्लेट मूवमेंट एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। कहता है कि जब जो फिल इन द ब्लैंक में इसमें आंसर भरना है उसमें अर्थक्वेक आएगा। कहता है जब ज्वालामुखी फटने वाला होता है, ठीक है, तो उसको देखकर पहले ही अनुमान लगा लेता है साइंटिस्ट लोग कि क्या होने वाला है। जैसे कि आप लोग को भी पता ही है, बहुत सारा ऐप्स निकला हुआ है मोबाइल में, ठीक है। देखिए गर्मी कितना परसेंट आएगा, आज कितना परसेंट जाड़ा है, कल बारिश होगी कि नहीं होगी, कल जोड़ों की आंधी आएगी, पहले ही आदमी अनुमान लगा लेता है। तो ठीक उसी तरीके से साइंटिस्ट लोग जो है पहले ही, ठीक है, प्रिडिक्ट कर लेता है, अनुमान लगा लेता है, ठीक है, कि कब जो है भूकंप आने वाला है। तो पहला लाइन यही कह रहा है कि ज्वालामुखी फटने वाला होता है, उसको साइंटिस्ट लोग जो है पहले अनुमान लगा लेता है, सतर्क हो जाता है कि कब आएगा, कब जो है भूकंप होगा। दूसरी वाली लाइन में कह रहा है व्हाट इज़ द स्केल कॉल्ड विच मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक। कहता है कि किसी भी चीज़ को मापने के लिए कुछ ना कुछ तो इंस्ट्रूमेंट होता ही है, आप लोगों को तो पता ही है, ठीक है। हम लोग अगर कागज़ कलम लेते हैं तो लाइन पढ़ने के लिए स्केल का इस्तेमाल किया जाता है,
ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से भूकंप को मापने के लिए उसका भी एक स्केल होता है जिसका नाम है रीचर। ठीक है, क्या नाम है? रीचर। थर्ड पॉइंट्स में कहता है ऑन विच स्केल इज द इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक रीड। थर्ड पॉइंट में कह रहा है ये, ठीक है, कि किस स्केल पर, कौन सा ऐसा स्केल है जिस पर हम भूकंप को रीड किया जाता है, ठीक है, भूकंप को मापते हैं। जैसा कि मैं आपको अभी बताता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, कि जैसे कि सपोज दैट किसी को फीवर हुआ, ठीक है, तो बुखार मापने के लिए किस चीज़ का इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? थर्मामीटर। वो थर्मामीटर का काम क्या होता है? वो थर्मामीटर का काम ये होता है कि आपको कितना फीवर है वो आपको बताता है, आप उसमें रीड करते हो, ठीक है, कितना डिग्री इसको बुखार है। तो ठीक उसी तरीके से अर्थक्वेक को भी रीड किया जाता है कि कितना % भूकंप आया है। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ। 0 से 2 के बीच में अगर भूकंप आता है, ठीक है, 0 से 2 के बीच में अगर भूकंप आता है तो आदमी को फील नहीं होता है। 2 से अधिक होता है तब आदमी को फील होता है कि हाँ भूकंप आया था, ठीक है। उससे भी अगर अधिक होता है तो क्या होता है? धरती हिलने लगती है। उससे भी अगर अधिक हुआ तो कमज़ोर मकान, ज़मीन फट जाती है, कमज़ोर मकान जो है वो गिर जाता है, यानी कि बहुत सारा नुकसान होता है। अगले पॉइंट्स में हम लोग जाएंगे। अभी कहाँ थे हम लोग? हाँ, मैं आपको बता दूं, थर्ड वाले पॉइंट में जो है अर्थक्वेक रीड किस चीज़ से मापा जाता है, उसका नाम ये है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। कहता है ऑन द मकली स्केल, ठीक है। रीड किससे किया जाता है? ऑन द मकली स्केल से। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि व्हाट इज एन अर्थक्वेक अंडर द सी कॉल्ड, ठीक है। फोर्थ वाले आगे लाइन में ये कह रहा है कि वही अर्थक्वेक जो समुंदर के अंदर अगर आ जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? जैसे कि आपको पता होना है, ठीक है, कि भूकंप जो है पानी के अंदर भी आता है, ठीक है। तो वही कहता है अगर समुद्र के अंदर भूकंप आ गया तो उसका क्या नाम होगा, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सुनामी। क्या कहते हैं? सुनामी। नेक्स्ट वाली लाइन में कह रहा है, फिफ्थ लाइन में, कि एट प्लेसेस वो मैग्मा स्केप समटाइम इज द वार्निंग ऑफ विच डेंजर। कहता है कि वैसे जगहों पर जहाँ मैग्मा निकलता है कभी कभी वैसे डेंजर संकेत को क्या कहते हैं? छोटा सा एग्जांपल, आप ये किताबी लैंग्वेज से नहीं समझ पाओगे, ठीक है। मैग्मा कहते हैं सबसे लास्ट, वोल्केनिक मतलब होता है ज्वालामुखी, ठीक है। ज्वालामुखी में से ही मैग्मा निकलता है। बात समझ आ रही है मेरी? ज्वालामुखी से ही क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। तो मैं बता रहा था कि वोल्केनिक जो होता है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी में से ही मैग्मा निकलता है। तो ये लाइन सिर्फ दर्शा रहा है कि वैसे जगहों पर जहाँ मैग्मा निकलता है कभी कभी वैसे डेंजर संकेत को क्या कहते हैं, वह किस खतरे की घंटी को बताता है, ठीक है। तो किस खतरे की घंटी को बताता है उसका नाम ये है फिफ्थ में, ठीक है। उसका नाम है वोल्केनिक इरप्शन, यानी ज्वालामुखी, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन फिफ्थ का आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, सिक्स्थ में। सिक्स्थ में क्या कह रहा है पहले उसको पढ़ लेते हैं। कहता व्हाट इज द फनल विच फॉर्म्स व्हेन लावा गशेस फोर्थ फॉर्म द वोल्केनिक ओपनिंग कॉल्ड। ये कह रहा है कि वह कौन सा फनल है, ठीक है। फनल का मतलब होता है कुप्पी भी कह सकते हो, मैं भी आपको डिस्क्राइब करूँगा वह कौन सा फनल है, ठीक है। फनल का मतलब कुप्पी हो गया। कुप्पी आप लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा होगा। ये चैप्टर जो है वोल्केनिक से डिपेंड आ रहा है, जैसे कि डिस्ट्रक्टिव मोड में आपको बताया विनाशकारी, ठीक है, प्रकृति का विनाशकारी। प्रकृति का विनाशकारी मिजाज, ये चैप्टर सारे के सारे वोल्केनिक ज्वालामुखी पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस लाइन में ये कह रहा है कि जब ज्वालामुखी जब फटता है, ठीक है,
तो उसकी जो सबसे ऊपरी वाली सतह होती है उसको फनल बोलते हैं। वहीं से क्या होता है, रिसता है, आग निकलती है, ठीक है। वहीं से जो है लावा निकलता है सबसे ऊपरी वाली। वही उस जो मतलब जिस एरिया से जो लावा निकलता है, जिस मुंह से, ठीक है, जो कटोरी टाइप का होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर। ठीक है बच्चों, अगली लाइन हम लोग पढ़ेंगे। कहता है कि बाई विच नेम इज द वेल्केनो दैट स्पिट ग्लोइंग लिक्विड लावा एट रेगुलर इंटरवल्स नोन एज। ठीक है, इसका जस्ट हिंदी ये हुआ बाबू, ज्वालामुखी किस नाम से नियमित अंतराल पर चमकते हुए लावा को उगलता है? बात समझ आई? कहता है कि ज्वालामुखी किस नाम से नियमित अंतराल पर चमकते हुए लावा को स्पिट का मतलब थूकना या उगलना हो जाए, जो निकलता है, उगलने का सेंस मतलब जहाँ से वो निकल रहा है, ठीक है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसका नाम है एक्टाया वोल्केनो। क्या बोलेंगे? एक्टाया वोल्केनो। अगली लाइन ये है 8 में, कहता विच फेमस वोल्केनो इरप्टेड इन 79 एडी। कहता है कि वह कौन सा वोल्केनो ज्वालामुखी फटा था 79 एडी में, प्राचीन काल में, ठीक है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वेसुवियस। क्या कहेंगे? वेसुवियस। 9th वाली लाइन में जाएंगे, कहता व्हाट इज द अदर नेचुरल डिजास्टर दैट नॉर्मली हैपन्स जस्ट आफ्टर अ वोल्केनिक इरप्शन और द कोलैप्स ऑफ अंडरग्राउंड कैविटीज। आगे वाली लाइन ये कह रहा है कि जब वोल्केनो लावा ठंडा हो, सॉरी 9th में है ना, कहता उस घटना का नाम बताइए जब जमीन पर फट जाती। 9th वाली लाइन ये, हाँ 9th वाली लाइन ये दर्शा रही है कि उस घटना का नाम बताइए जब ज़मीन फट जाती है तो कौन सा घटना हो जाता है। ठीक है, ज़मीन जब फटती है तो क्या होता है? तो आपको पता ही है, अर्थक्वेक होता है। ज़मीन फटती है तो भूकंप भी आता है भाई। ठीक है, बात समझ आ रही है? नेक्स्ट लाइन है, लास्ट लाइन जो है, कहता है व्हाट हैपन्स टू द लावा when it cools down। ठीक है, कहता है what happens to the lava when it cools down। ठीक है, इसका सेंस ये कह रहा है कि जब वोल्केनो लावा यानी ज्वालामुखी का जो लावा है ठंडा हो जाता है, जो रिश्ते मतलब गर्म से ठंडी हो जाती है, ठीक है, हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वो क्या बन जाता है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, वो उसका नाम है इट सोलिडिफाइज इनटू ब्लैक। ठीक है, यानी कि वो पत्थर, काला पत्थर बन जाता है। वो जो निकलता है ना, जैसे जैसे वो जमता है ठंडी होने के बाद, वो पत्थर बन जाता है। उम्मीद करता हूँ बच्चे ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज भी कर सकते हो कि हाँ सर ये वाली लाइन मेरे को समझ नहीं आई। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर से आपको, ठीक है, अगेन समझाया जाएगा। ठीक है बच्चों, गुड बाय टू ऑल, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।